हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निक एजुकेशन एके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, इसी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप लोग का 6 तारीख को एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, तो उसी से मैं प्रेरित होकर के आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ, खासकर आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में बेहतर ढंग से अपना प्रदर्शन करेंगे। मेरा ये जो वीडियो है खासकर डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय, जिन विश्वविद्यालयों में कल 6 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो साथ ही प्रश्नों को नोट भी करते चलिएगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, प्रश्न है, दी प्रिंस के लेखक कौन है? इसके बारे में आप लोग को ज्ञात होगा, क्योंकि ये सबसे बेसिक सवाल है और ये अगली बार की परीक्षाओं में जरूर पूछा गया था, इसलिए इसको नोट भी करते चलिएगा। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इसका प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न का आंसर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मैकियावेली। अब इससे संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में उन्हें समझ लेते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ताकि आप लोग जो है कि बेहतर मार्क्स ला पाए इस वाले एग्जाम में। तो पहला पॉइंट है, दी प्रिंस पुस्तक कब लिखा गया था और प्रकाशित कब हुआ, ये प्रश्न बन सकता है। तो दी पुस्तक जो है 1513 ईस्वी में लिखा गया था और ये प्रकाशित हुआ था 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसे आधुनिक राजनीति विज्ञान का आधार माना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मैकियावेली ने इसमें राजा को शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होने की सलाह दी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचारक शासन कला की संकल्पना में से संबंधित है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक शासन कला की संकल्पना से संबंधित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैकियावेली। शुरुआत के कई प्रश्न जो हैं कि मैकियावेली से ही संबंधित हैं, तो आप लोग इस आधार पे जो है कि कमेंट में आंसर भी बता सकते हैं। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, शासन कला का अर्थ सत्ता को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। ये विचार है मैकियावेली के। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किसका विचार है कि शासन कला का अर्थ सत्ता को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग कर
इसे एक व्यवहारिक कला बनाया। मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग कर इसे एक व्यवहारिक कला बताया। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, राजनीति एवं धर्म की संकल्पना को किसने पृथक किया? राजनीति एवं धर्म की संकल्पना को किसने पृथक किया यानी बांट दिया? तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मैकियावेली। इसमें ऑलरेडी टिक किया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैकियावेली। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। मैकियावेली को क्या कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का इन्हें जनक माना जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, उन्होंने राजनीति को धर्म और चर्च के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कर दिया। तो इसका प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि किस विचारक ने राजनीति को धर्म और चर्च के प्रभाव से पूरी तरह अलग कर दिया, उसे मुक्त कर दिया? राजनीति को धर्म और चर्च के प्रभाव से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैकियावेली। और इस प्रश्न का ये जो प्रश्न बन सकता है उसका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली। तो इसको आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा कि कानून शासक का आदेश है? ये किसने कहा था कि कानून शासक का आदेश है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टिन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑस्टिन। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, जॉन ऑस्टिन प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत के पिता माने जाते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है? तो प्रश्न ये बन सकता है कि कौन से विचारक प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत के जनक हैं या पिता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो जॉन ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है और एक नया प्रश्न बन सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, उनके अनुसार यानी कि जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून के पीछे दंड की शक्ति अनिवार्य है। इससे संबंधित भी एक प्रश्न बन सकता है कि किस विचारक ने कहा था कि कानून के पीछे दंड की शक्ति अनिवार्य है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का जनक है?
निम्न में से यानी इन ऑप्शन में से कौन प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का जनक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जॉन ऑस्टिन। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात है तो इसको भी देख लेते हैं। एकलवाद का अर्थ है कि राज्य में शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित होती है। यहाँ पर जो है कि विचारक का नाम नहीं दिया है, तो प्रश्न इससे इस प्रकार से बनेगा कि किस विचारक ने कहा था कि एकलवाद का अर्थ है राज्य में शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन ऑस्टिन। ये पांचवे का आंसर है और इस पॉइंट का भी आंसर हो जाएगा जो हमने प्रश्न बताया, जॉन ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह संप्रभुता को अविभाज्य और असीमित मानता है। ये कौन मानता है दोस्तों? तो जॉन ऑस्टिन इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा कि किस कि कौन सा विचारक संप्रभुता को अविभाज्य और असीमित मानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है? लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला है पॉइंट्स, यह ऑस्टिन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जॉन ऑस्टिन की सबसे प्रमुख पुस्तक है। तो इससे संबंधित भी एक प्रश्न बन सकता है, प्रश्न को नोट करते चलिएगा। प्रश्न ये बन सकता है कि लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। अगला पॉइंट है, इसमें उन्होंने निश्चयात्मक कानून की व्याख्या की है, यानी पॉजिटिव लॉ की व्याख्या की है। प्रश्न इससे संबंधित ये बन सकता है कि जॉन ऑस्टिन ने अपने किस रचना में निश्चयात्मक कानून की व्याख्या की है, यानी पॉजिटिव लॉ की व्याख्या की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीन बोंदा शताब्दी के राजनीतिक विचारक हैं। बीच में डैश है। प्रश्न ये है कि जीन बोंदा किस शताब्दी के राजनीतिक विचारक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 16वीं शताब्दी के। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ थोड़ा फॉन्ट एरर हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी पूछता है कि
बोंदा का जन्म कब हुआ था? तो 1530 ईस्वी में जीन बोंदा का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1596 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि उन्हें आधुनिक काल में संप्रभुता का व्यवस्थित प्रतिपादक माना जाता है। अर्थात दोस्तों ये है कि जीन बोंदा को आधुनिक काल का संप्रभुता का व्यवस्थित प्रतिपादक माना जाता है, यानी उन्होंने आधुनिक काल में संप्रभुता को व्यवस्थित किया था, इसलिए इन्हें व्यवस्थित प्रतिपादक माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, दी 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जीन बोंदा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो साथ ही इनको नोट भी करते चलिएगा। एक बार और मैं आप लोग को बता देता हूं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें एक ही पॉइंट है कि दी 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक कब प्रकाशित हुई थी, ये प्रश्न बन सकता है। तो ये 1576 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसके अंदर लिखा क्या गया है? तो इसके अंदर राज्य की स्थिरता और संप्रभुता का विस्तार लिखा गया है, यानी विस्तार से इसके बारे में लिखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के लिए बोंदा ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? राज्य के लिए बोंदा ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रेस पब्लिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेस पब्लिक। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रेस पब्लिक का अर्थ एक परिवार या सामान्य हित के संघ से है। तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है कि रेस पब्लिक का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक परिवार या सामान्य हित के संघ। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा एक परिवार या सामान्य हित के संघ से है। दसवां प्रश्न है, लेवियाथन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेवियाथन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हॉब्स। लेवियाथन पुस्तक के लेखक हैं हॉब्स। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जिससे हट करके और डिफरेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि लेवियाथन का प्रकाशन कब हुआ था, इससे संबंधित ये प्रश्न बन सकता है। तो ये प्रकाशित हुआ था 1651 ईस्वी में। अगला पॉइंट ये है कि लेवियाथन पुस्तक में हॉब्स ने
सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। तो इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है? तो इससे संबंधित प्रश्न ये बन सकता है कि लेवियाथन पुस्तक में किस विचारक ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हॉब्स। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हॉब्स ने किस शासन व्यवस्था में विश्वास किया? हॉब्स ने किस शासन व्यवस्था में विश्वास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजतंत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजतंत्र में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। हॉब्स निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे। पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि हॉब्स निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे। तो इससे प्रश्न क्या बन सकता है? तो प्रश्न ये बन सकता है कि हॉब्स किस प्रकार के शासन तंत्र के समर्थक थे? तो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, उनके अनुसार अराजकता रोकने के लिए राजा के पास असीमित शक्ति होनी चाहिए। पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि हॉब्स के अनुसार अराजकता रोकने के लिए राजा के पास असीमित शक्ति होनी चाहिए। तो इससे संबंधित इसी प्रकार से आप लोग प्रश्न बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति दरिद्र, नीच, घातकी एवं उसका जीवन संक्षिप्त था? यानी कि ये किस विचारक ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जो है दरिद्र, नीच, घातकी एवं उसका जो जीवन है संक्षिप्त था प्राकृतिक अवस्था में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हॉब्स ने कहा था। ठीक है, पॉइंट्स देखते हैं महत्वपूर्ण। पॉइंट क्या कहता है? हॉब्स का मानना था कि समाज से पहले मनुष्य सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में था। पॉइंट को आप लोग को हम समझा देते हैं कि कहना क्या चाहता है पॉइंट। तो हॉब्स ये मानते थे कि जब समाज नहीं था उससे पहले मनुष्य जो है कि एक दूसरे के विरुद्ध, सभी के विरुद्ध क्या करते थे? युद्ध की स्थिति मानते थे। यानी छोटी मोटी बातों को लेकर के युद्ध की स्थिति मानते थे, ऐसा हॉब्स का मानना है। जब समाज नहीं था उसके पहले मनुष्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधानवाद की संकल्पना का प्रतिपादक कौन है?
संविधानवाद की संकल्पना का प्रतिपादक है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जॉन लॉक। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जॉन लॉक। महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं? तो पहला पॉइंट है दोस्तों जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। प्रश्न इससे संबंधित ये बन सकता है कि उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन लॉक को जो है कि उदारवाद का जनक कहा जाता है या माना जाता है, ये भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों उन्होंने सीमित शासन और नागरिकों के अधिकारों पर जोर दिया। तो इससे संबंधित प्रश्न ये बन सकता है कि किस विचारक ने सीमित शासन और नागरिकों के अधिकारों पर जोर दिया? तो जॉन लॉक ने सीमित शासन और नागरिकों के अधिकारों पर जोर दिया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक समझौते में दो समझौते का समर्थक कौन है? यानी कि सामाजिक समझौते में दो समझौते का समर्थन किसने किया? दो समझौते का समर्थक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लॉक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉक। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। आई थिंक इस प्रश्न से संबंधित एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है और वो ये है पहला समझौता नागरिक समाज और दूसरा सरकार से बनने के लिए हुआ। ये कहना है जॉन लॉक का। पहला समझौता हुआ था, ये संबंधित है सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। दोस्तों ये संबंधित है जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, जिसमें उनका कहना है पहला समझौता नागरिक समाज के और दूसरा सरकार अर्थात दोस्तों जॉन लॉक के अनुसार जो है कि पहला समझौता नागरिकों ने आपस में किया था और दूसरा समझौता इन्होंने सरकार से किया था। नागरिकों ने पहला समझौता समाज में यानी आपस में इन्होंने पहला समझौता किया था और दूसरा इन्होंने सरकार से समझौता किया था। ये आप लोग को कॉलेज में बताया गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन डी जॉन लॉक। इसके लेखक हैं ऑप्शन डी जॉन लॉक। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों, जो कि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों से भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला पॉइंट है दोस्तों यह पुस्तक 1689 में प्रकाशित हुई थी। ये पॉइंट का कहना है
अब इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है दोस्तों? तो प्रश्न ये बन सकता है कि इससे संबंधित दोस्तों प्रश्न ये बन सकता है कि टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट कब प्रकाशित हुआ था? तो 1689 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा, 1689 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट है, इसमें यानी कि टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार बताया है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है दोस्तों? तो इससे संबंधित प्रश्न ये बन सकता है प्रश्न ये बन सकता है इससे कि किस विचारक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार बताया है और किस पुस्तक में बताया है? तो किसने बताया है जब प्रश्न करेगा तो जॉन लॉक हो जाएंगे। और किस पुस्तक में बताया है? तो टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में इन्होंने ये बताया है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक का अधिकार बताया है जॉन लॉक ने। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं ऑप्शन डी, रूसो। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रतिपादक जो है वो रूसो है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूसो। महत्वपूर्ण बिंदु की बात है दोस्तों, तो इससे संबंधित एक ही महत्वपूर्ण बिंदु निकलता है और वो ये है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ है कि अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। लोकप्रिय से आप लोग समझ सकते हैं लोक प्लस प्रिय। लोक से आप लोग हो जाएगा और प्रिय यानी जनता का प्रिय प्रभुसत्ता। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित ये प्रश्न बन सकता है कि रूसो ने अपनी किस पुस्तक में ये सॉरी दोस्तों, इससे ये प्रश्न बन सकता है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ हो जाएगा अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ हो जाएगा कि अंतिम सत्ता जो है जनता के हाथों में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट
पुस्तक के लेखक कौन हैं? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं रूसो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूसो। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। तो पहला बिंदु इससे ये बनता है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है कि प्रकाशित हुआ था 1762 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और इससे प्रश्न भी पूछ सकता है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1762 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था ये पुस्तक। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रसिद्ध वाक्य मनुष्य स्वतंत्र जनता। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रसिद्ध वाक्य मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये तो है हमारा पॉइंट का कहना। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है दोस्तों? तो इससे संबंधित प्रश्न ये बन सकता है कि किस विचारक का कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये कहते हैं रूसो। इसके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रूसो। ये विचार रूसो देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य इच्छा की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य इच्छा की संकल्पना का प्रतिपादन किया था किसने? तो रूसो ने किया था। ऑप्शन डी, रूसो ने। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, सामान्य इच्छा व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग कर सामूहिक कल्याण की इच्छा है। इसमें ये बताया गया है कि जो सामान्य इच्छा है वो व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग कर सामाजिक या सामूहिक कल्याण की इच्छा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इमैनुअल कांट के दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? इमैनुअल कांट के जो दर्शन केंद्र का बिंदु है क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीमांसा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीमांसा। महत्वपूर्ण बिंदु है, एक ही है इसमें भी महत्वपूर्ण बिंदु। कांट के अनुसार मनुष्य को हमेशा एक साध्य समझना चाहिए, साधन नहीं। अर्थात कांट का मानना है कि मनुष्य को साध्य यानी कि मदद करने वाला मानना चाहिए, समझना चाहिए, न कि उसको अपना साधन समझना चाहिए और उसका शोषण करना चाहिए। वो हेल्प कर रहा है तो उसे हेल्प करने वाला समझना चाहिए, न कि उसे वो हेल्प कर रहा है तो उससे अधिक कार्य करा करके उसका शोषण किया जाए। उसे साधन नहीं समझना चाहिए। इस विचारक का यही कहना है और आई थिंक ये बिल्कुल सही बोला है।
ये विचारक, आई थिंक ये बात इन्होंने बिल्कुल राइट बोला है और समाज में ऐसा ही होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध बुद्धि मीमांसा पुस्तक का लेखक कौन है? शुद्ध बुद्धि मीमांसा पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इमैनुअल कांट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इमैनुअल कांट। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, एक ही है इसमें भी। यह जर्मन दर्शन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। पॉइंट का कहना है कि शुद्ध बुद्धि मीमांसा जो पुस्तक है यह जर्मन दर्शन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी बन सकता है दोस्तों, और प्रश्न ये बन सकता है कि शुद्ध बुद्धि मीमांसा किस देश के दर्शन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो जर्मन की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रूढ़िवाद का जनक निम्न में से कौन है? इन ऑप्शन में से रूढ़िवाद का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एडमंड बर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडमंड बर्क। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है समयवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं। जैसे दोस्तों ऑप्शन में कार्ल मार्क्स का भी जिक्र हुआ है, तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि समयवाद के जनक कौन है? तो इस प्रश्न में जो तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, वो समयवाद के जनक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है दोस्तों उदारवाद के जनक कौन है? तो उदारवाद के जनक हैं जॉन लॉक। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस पुस्तक के लेखक कौन है? रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एडमंड बर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडमंड बर्क। महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट ये कहता है कि बर्क ने इस पुस्तक में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की तीखी आलोचना की है। अर्थात बर्क ने रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस पुस्तक में जो है कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसकी तीखी आलोचना इन्होंने इस पुस्तक में की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों
अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किसने कहा? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किसने कहा? तो ये कहा था जेरेमी बेंथम ने। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जेरेमी बेंथम। महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। यह उपयोगितावाद का मुख्य मंत्र है। अर्थात दोस्तों अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है ये उपयोगितावाद का मुख्य मंत्र है और ये कहा था जेरेमी बेंथम ने। ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन उपयोगितावादी दार्शनिक हैं? निम्न में से कौन उपयोगितावादी दार्शनिक हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जेरेमी बेंथम। इस प्रश्न के भी राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जेरेमी बेंथम। महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। बेंथम के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल प्रजा के सुखों में वृद्धि करना है। बेंथम का विचार है कि राज्य का उद्देश्य केवल प्रजा के सुखों में वृद्धि करना है। ठीक है दोस्तों, और इससे संबंधित प्रश्न भी बन सकता है कि किस विचारक का मानना है कि राज्य का उद्देश्य केवल प्रजा के सुखों में वृद्धि करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के दोस्तों लेखक हैं ऑप्शन ए, जेरेमी बेंथम। इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए, जेरेमी बेंथम। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों, यह पुस्तक 1789 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न भी बन सकता है और आई थिंक ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि ये जो पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन पुस्तक है, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1789 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस पुस्तक में बेंथम ने सुख दुख को मापने के लिए फेलिसिटिक कैलकुलस दिया है। इस पुस्तक में बेंथम ने सुख दुख को मापने के लिए फेलिसिटिक कैलकुलस दिया है। आई थिंक दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न तो नहीं बन सकता है, पर आप लोग को ये पॉइंट याद रखने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सकारात्मक उदारवाद की संकल्पना का जनक कौन है?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, टीएच ग्रीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीएच ग्रीन। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। ग्रीन ने माना कि राज्य को गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सहायता कर बाधाओं को हटाना चाहिए। अर्थात दोस्तों ग्रीक का ये मानना था कि राज्य के गरीबों को, राज्य में जो गरीब हैं उन गरीबों को शिक्षित करना चाहिए और उनके स्वास्थ्य में सहायता करना चाहिए, जिनसे वे बाधाओं को से हट करके और एक राज्य के लिए कुछ बेहतर कार्य कर सकें। तो इससे संबंधित प्रश्न भी बन सकता है दोस्तों कि किस विचारक का मानना है कि राज्य को गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सहायता कर बाधाओं को हटाना चाहिए। तो ये ग्रीन का मानना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा टीएच ग्रीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के जनक के रूप में जाने जाते हैं? निम्न में से कौन स्वतंत्रता के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जेएस मिल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जेएस मिल। महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं दोस्तों। एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, लॉक के विचारों से ही आधुनिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की नींव पड़ी। लॉक के विचारों से ही आधुनिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की नींव पड़ी। अब इससे संबंधित प्रश्न की बात है दोस्तों, तो इससे संबंधित एक प्रश्न बन सकता है और वो ये है कि किस विचारक की विचारों से ही आधुनिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की नींव पड़ी? तो लॉक के विचारों से ही। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लॉक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जेएस मिल। महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं दोस्तों। जेएस मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया। अर्थात दोस्तों जेएस मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता को पर अधिक जोर दिया और इसका समर्थन किया। तो ये पॉइंट भी याद रखने वाली बात है और इससे प्रश्न भी बन सकता है। प्रश्न बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए कि किस विचारक ने विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया, उस पर अधिक जोर दिया? तो जेएस मिल ने। इसको नोट कर लीजिएगा। आई थिंक ऐसे भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेएस मिल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जेएस मिल। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं।
जेएस मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रश्न तो रिपीट हो गया भाई। सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 जो है कि 2 बार रिपीट हो गया है, तो उसका ध्यान ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक है? निम्न में से कौन ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉस्की। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों कि एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 ईस्वी में। तो प्रश्न को नोट करते चलिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें अधिकारों और राज्य के बहुलवादी स्वरूप की चर्चा की गई है। अर्थात दोस्तों, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो पुस्तक है, इसमें अधिकारों और राज्य के बहुलवादी स्वरूप की चर्चा की गई है। तो इससे भी संबंधित प्रश्न बन सकता है कि किस पुस्तक में राज्य के बहुलवादी स्वरूप की चर्चा की गई है? अधिकारों और राज्य के बहुलवादी स्वरूप की चर्चा की गई है। तो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन बहुलवादी विचारक हैं? निम्न में से कौन बहुलवादी विचारक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉस्की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉस्की। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। बहुलवाद के अनुसार संप्रभुता राज्य और साम्राज्य के अन्य संघों में बटी होनी चाहिए। पॉइंट्स हमारा ये कह रहा है कि लॉस्की ने बहुलवादी विचारक हैं और बहुलवाद के अनुसार ये है संप्रभुता राज्य और समाज के अन्य संघों में बटी होनी चाहिए। यहाँ बहुलवाद की बात की गई है, तो बहुलवाद के अनुसार है कि संप्रभुता राज्य और समाज के अन्य संघों में बटी होनी चाहिए। यानी आई थिंक दोस्तों, इसको आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न बने तो आप लोग वहां पे हल कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा कि राज्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं की बाधा है? यह किसने कहा कि राज्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं की बाधा है? तो ये बात कहा था ऑप्शन ए, टीएच ग्रीन ने। टीएच ग्रीन ने ये बात कहा था। महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका अर्थ है
राज्य का काम व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ये जो राज्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं की बाधा है, ये जो बात कही गई है टी.एच. ग्रीन के द्वारा, इसका अर्थ है कि राज्य का काम व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, टी.एच. ग्रीन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, टी.एच. ग्रीन। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें ग्रीन ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति राज्य की आज्ञा क्यों मानते हैं, अर्थात लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक के अंदर टी.एच. ग्रीन ने बताया है कि व्यक्ति राज्य की आज्ञा क्यों मानते हैं, स्पष्ट रूप से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टी.एच. ग्रीन विचारक हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि टी.एच. ग्रीन किस प्रकार के विचारक हैं, किस वादी के विचारक हैं? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं उदारवाद, आदर्शवाद, उपयोगितावादी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उदारवाद कहें या उदारवादी, दोनों एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आदर्शवादी। टी.एच. ग्रीन जो है आदर्शवादी विचारक हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। ग्रीन को ऑक्सफोर्ड आदर्शवादी कहा जाता है, अर्थात टी.एच. ग्रीन को ऑक्सफोर्ड आदर्शवादी कहा जाता है, माना जाता है। तो प्रश्न इससे पहले ही बन चुका है, तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। और प्रश्न तो आप लोग को याद रखना ही है, क्योंकि ये प्रश्न सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति पर ईश्वर का अवतार है? सॉरी दोस्तों, प्रश्न ये है किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है? पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये बात कहे थे हीगल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीगल ने। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। पॉइंट ये है, हीगल के अनुसार राज्य सर्वोच्च सत्ता है जिसकी आज्ञा मानना व्यक्ति का परम कर्तव्य है। हीगल के अनुसार कह सकते हैं, या हीगल का मानना है कि, हीगल का कहना है कि राज्य सर्वोच्च सत्ता है जिसकी आज्ञा मानना व्यक्ति का परम कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसे विचार के रूप में आप लोग याद रख लीजिए कि किसने कहा था राज्य सर्वोच्च सत्ता है जिसकी आज्ञा मानना व्यक्ति का परम कर्तव्य है। ये किस विचारक का विचार है?
तो हीगल का, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीगल। इसका भी राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हीगल। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक जो है ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1812 ईस्वी में और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1816 ईस्वी में। इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट है कि साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक में, या आई थिंक इसमें लिखा है, तो आप लोग इसकी जगह पे साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक में हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक तर्क को समझाया है। अर्थात ये है कि प्रश्न इससे संबंधित ये बन सकता है कि किस पुस्तक में हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक तर्क को समझाया है? तो साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की संकल्पना किसने दी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा दोस्तों। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का विकास आर्थिक परिस्थितियों और वर्ग संघर्ष से होता है। अर्थात कार्ल मार्क्स मानते हैं कि समाज का जो विकास है वो आर्थिक परिस्थितियों और वर्ग संघर्ष से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों अब, जिससे कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़े आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि पूंजीपति मजदूरों की मेहनत का उचित हिस्सा खुद रख लेते हैं। अर्थात अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत यह बताता है कि पूंजीपति मजदूरों की मेहनत का उचित हिस्सा खुद रख लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स का विचार है, कार्ल मार्क्स कहते हैं
अब तक का जो इतिहास है वह वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है, यानी जातिवाद, आपसी जातिवाद संघर्ष का इतिहास रहा है। इसे याद रखिएगा कि यह विचार कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञानता का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं दोस्तों। यह न्याय के सिद्धांत का हिस्सा है जहां निष्पक्ष नियम बनने के लिए अपनी स्थिति को भूलना पड़ता है। अज्ञानता का पर्दा जो है यह न्याय के सिद्धांत का हिस्सा है जहां निष्पक्ष नियम बनाने के लिए जो है कि अपनी स्थितियों को भूलना पड़ता है। ये बात कहते हैं जॉन रॉल्स, जिन्होंने अज्ञानता का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आदर्श बर्बर था, इसकी संकल्पना किसने दी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रूसो ने इसकी संकल्पना दी, यानी विचार दिया था। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं दोस्तों। रूसो का मानना था कि सभ्यता से पहले मनुष्य सरल, सुखी और मासूम था। अर्थात रूसो का कहना है कि जब सभ्यता नहीं थी उससे पहले मनुष्य सरल, सुखी और मासूम था। तो इससे संबंधित भी प्रश्न बन सकता है कि किस विचारक का मानना था कि जब सभ्यता नहीं थी उससे पहले मनुष्य सरल, सुखी और मासूम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूसो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैरी वाल स्टोनक्राफ्ट दार्शनिक हैं। मैरी वाल स्टोनक्राफ्ट दार्शनिक हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नारीवाद। नारीवादी दार्शनिक है मैरी वाल स्टोनक्राफ्ट। दोस्तों ये एक महिला दार्शनिक है और ये नारीवादी दार्शनिक है, ये याद रखिएगा आप लोग। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं दोस्तों। उन्हें आधुनिक नारीवाद की सबसे पहली और प्रभावशाली विचारकों में गिना जाता है। अर्थात मैरी वाल स्टोनक्राफ्ट को आधुनिक नारीवाद की सबसे पहली और प्रभावशाली विचारकों में गिना जाता है, ये याद रखिएगा। और इससे संबंधित प्रश्न भी बन सकता है कि किस महिला दार्शनिक को आधुनिक नारीवाद की सबसे पहली और किस महिला दार्शनिक को आधुनिक नारीवाद की सबसे
पहली और प्रभावशाली विचारकों में गिना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मैरी वाल स्टोनक्राफ्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मैरी वाल स्टोनक्राफ्ट। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं दोस्तों। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों 1792 ईस्वी में। यह पुस्तक 1792 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसमें महिलाओं के लिए सम्मान, शिक्षा और अधिकारों की मांग की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये जो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन नामक पुस्तक है, इसमें महिलाओं के लिए सम्मान, शिक्षा और अधिकारों की मांग की गई थी। तो खासकर आप लड़की लोग इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, इस पॉइंट को कि एक विदेशी महिला दार्शनिक जो मैरी वाल स्टोनक्राफ्ट हैं, इन्होंने महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और अधिकारों की मांग की थी अपनी पुस्तक में विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिमोन द बोवार दार्शनिक हैं। सिमोन द बोवार दार्शनिक हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फ्रांस। ये जो दार्शनिक हैं वो फ्रांस के दार्शनिक हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें एक ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक द सेकेंड सेक्स 1949 नारीवाद की आधारशिला मानी जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश नेम है ये। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द सेकेंड सेक्स 1949 नारीवाद की आधारशिला मानी जाती है। ये जो 1949 लिखा गया है, ये आई थिंक हमें लगता है ये प्रकाशन का सन है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोजा लग्जमबर्ग विचारक हैं। रोजा लग्जमबर्ग विचारक हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सामाजिक चिंतक।
सामाजिक चिंतक के ये विचारक हैं रोजा लग्जमबर्ग। महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं जिससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। वे एक क्रांतिकारी मार्क्सवादी थीं जिन्होंने स्वतंत्रता को लोकतंत्र के लिए अनिवार्य माना। दोस्तों, रोजा लग्जमबर्ग एक महिला विचारक हैं जो कि सामाजिक विचारक हैं, और इस महत्वपूर्ण बिंदु से एक प्रश्न भी बन सकता है जिसको आप लोग याद करिएगा और नोट कर लीजिएगा। वे महिला विचारक एक महिला विचारक जो क्रांतिकारी मार्क्सवादी थीं जिन्होंने स्वतंत्रता को लोकतंत्र के लिए अनिवार्य माना है, उनका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजा लग्जमबर्ग। तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। आई थिंक मैं जो है कि थोड़ा कठिन एवं हार्ड क्वेश्चन इस पर नहीं बना पाया हूं, पर इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे तो एग्जाम्स में इससे संबंधित घुमाकर यदि पूछता है तो आप लोग वहां सही करके आ जाएंगे। तो इसलिए इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑन ह्यूमन कंडक्ट के लेखक कौन है? ऑन ह्यूमन कंडक्ट के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों माइकल ओकसार्ट। माइकल ओकसार्ट, ठीक है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों, यह पुस्तक 1975 में प्रकाशित हुई थी। तो इस पर आई थिंक प्रश्न बन सकता है, ऑन ह्यूमन कंडक्ट पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। अगला पॉइंट है दोस्तों, ओकसॉट एक रूढ़िवादी विचारक थे। इससे भी प्रश्न बन सकता है कि ओकसॉट किस प्रकार के विचारक थे? तो रूढ़िवादी विचारक थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द ओरिजिनल ऑफ टोटलिटेरियनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हन्ना अरेंडट। गूगल पे जेमिनी में जो है कि हन्ना अरेंडट बता रहा है और गूगल में अन्ना आरेंट बता रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हन्ना अरेंट। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं दोस्तों। यह पुस्तक यानी कि द ओरिजिनल ऑफ टोटलिटेरियनिज्म पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रश्न बन सकता है इस पॉइंट के आधार पर, और इसका आंसर होगा 1991 नहीं 1951। 1951 है, आप लोग इसको याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसमें सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है, अर्थात
ये जो पुस्तक है इसमें सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा। मैकियावेली विचारक हैं। तो मैकियावेली किसके विचारक हैं? तो ये विचारक हैं इटली के। स्थान पूछा है यहाँ कि मैकियावेली कहाँ के विचारक हैं, तो इटली के हैं, ये याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। इटली के पुनर्जागरण का उन पर गहरा प्रभाव था। किस पर गहरा प्रभाव था? तो मैकियावेली पर। इटली के पुनर्जागरण का मैकियावेली पर गहरा प्रभाव था। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस पॉइंट को बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। किसने कहा प्रभु सत्ता सर्वोच्च एवं अस्थायी शक्ति है जो नारी को एवं प्रजाजनों पर लागू होती है और यह कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बोंदा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों। बोंदा के अनुसार राज्य की शक्ति सर्वोच्च है पर वह ईश्वरीय कानूनों से बंधी है। अर्थात बोंदा का मानना है कि राज्य की शक्ति सर्वोच्च है, सबसे बड़ी है, पर वह ईश्वरीय कानूनों से बंधी हुई है। राज्य जो है, राज्य की शक्ति सर्वोच्च है यानी सबसे बड़ी है, पर वह ईश्वरीय कानूनों से बंधी हुई है या बंधी है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि इससे संबंधित प्रश्न भी है जो कि ऊपर आप लोग देख ही रहे हैं। 48 नंबर का ये प्रश्न है। तो आई थिंक प्रश्न पहले से ही इस पर बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मात्रात्मक सुख का प्रतिपादक कौन है? मात्रात्मक सुख का प्रतिपादक कौन है? तो मात्रात्मक सुख का प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेंथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेंथम। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं दोस्तों, इससे संबंधित आपके प्रश्न भी बन सकते हैं एग्जाम में। वेंथम के अनुसार पुष्पिन का सुख उतना ही अच्छा है जितना कि कविता का यदि मात्रा समान हो। अर्थात वेंथम का कहना है कि पुष्पिन का सुख उतना ही अच्छा है जितना कि कविता का यदि मात्रा समान हो। तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किस विचारक का कहना है कि पुष्पिन का सुख उतना ही अच्छा है जितना कि कविता का यदि मात्रा समान हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वेंथम। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेंथम। ये याद रखिएगा, इसका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वेंथम, जो अभी हमने आपको प्रश्न बताए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि अंतिम प्रश्न है। नकारात्मक उदारवाद की संकल्पना किसने दी? नकारात्मक उदारवाद की संकल्पना किसने दी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हॉब्स। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉब्स। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं।
पहला पॉइंट ये कहता है कि इसका अर्थ है बाधाओं की अनुपस्थिति, अर्थात नकारात्मक उदारवाद का अर्थ है बाधाओं की अनुपस्थिति, बिना बाधा के, बाधा रहित। ठीक है, ये नकारात्मक उदारवाद का अर्थ है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है हॉब्स के अनुसार जहां कानून चुप है वही व्यक्ति स्वतंत्र है। ये विचार है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं और इससे संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं कि किस विचारक का मानना है कि या कहना है कि जहां कानून चुप है वही व्यक्ति स्वतंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स। दोस्तों, तो ये थे आपकी 20 सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और मैंने जो अलग से महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आपको अलग से प्रश्न बना करके आपको दिए हैं, उससे भी संबंधित जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप लोग इसको दोबारा से इस वीडियो को देख करके और प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। और एक बात और दोस्तों, ये वीडियो आने में इतना लेट इसलिए हुआ क्योंकि इसके पहले मैं सोच रहा था कि योगा एंड जो करियर वाला है उस पर पहले वीडियो बनाने के लिए उस पर पीडीएफ को जो है कि एडिट किया जाए, जो कि वो भी बन चुका है, जिसका पेपर जो है कि 21 तारीख को होने वाला है। तो उसको हम अपलोड करने वाले हैं, 18 तारीख को अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग को अधिक समय मिल जाएगा उसको देखने के लिए और समझने के लिए। और बाकी आप लोग के एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इतनी जानकारी इकट्ठी कर चुके हैं कि आप लोग एग्जाम में बेहतर करके आएंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बात और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जो है कि टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से इस प्रश्नों की नोट्स की जो पीडीएफ है डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।